नमस्कार, मैं हूं पंकज रौतेला। जिस तरीके से हरियाणा के बरवाला में स्थिति बनी हुई है, हिसार में स्थिति बनी हुई है, संत वर्सेस पुलिस आज देखने को मिला। इधर अवतार, भगवान का अवतार मानते हैं उसे, भगवान घोषित करने वाले संत रामपाल की कहानी कुछ हिंदी मूवी की तरह लगती है, हिंदी फिल्म की तरह लगती है। फिल्मी अंदाज में जिस तरह से ड्रामा चल रहा है, पहले सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद सरकार ने पुलिस को यह ऑर्डर दिया कि हाँ, उन्हें आप गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करने के लिए जब पहुंचे तब वहां पर उनके भक्तों का इतना जमावड़ा था कि उसे पार कर पाना नामुमकिन था। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर क्या रहा इस बीच, सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं करा पाई, कोर्ट में पेश कर पाई। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संत, आश्रम, समर्थक और पुलिस। जी हां, संत रामपाल जिस पर समर्थकों की अंधभक्ति, आश्रम, सतलोक आश्रम कम, रणभूमि ज्यादा। समर्थक आश्रम के बाहर करीब 15 दिन से जमा। 15 दिन पहले यहां सन्नाटा पसरा रहता था। ये भक्त किसी पूजन के लिए नहीं, बल्कि अपने बाबा को पुलिस से बचाने के लिए उमड़े थे। आश्रम की छत व दीवारों पर बंदूकधारी कमांडो सुरक्षा में 24 घंटे तैनात, तो वहीं जमीन पर महिलाएं और बच्चे बाबा की ढाल बनकर डटे दिखे। हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद भी पुलिस 2 बार बाबा की गिरफ्तारी करने में नाकाम रही। इन 15 दिनों के भीतर पुलिस ने ऐसी कौन सी बड़ी गलतियां की जो वो एक संत को गिरफ्तार तक नहीं कर पाई, जो संत बाद में प्रशासन और सरकार का सिरदर्द बन गया। जी हां, हम आपको बताएंगे आखिर संत के सामने क्यों बौनी साबित हुई कानून व्यवस्था। पूरी ताकत झोंकने के बावजूद पुलिस संत रामपाल को गिरफ्तार करने में नाकाम क्यों रही, तो वहीं राज्य सरकार में भी इच्छा शक्ति का अभाव क्यों दिखा। सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केवल एक बार रामपाल और उनके समर्थकों से कानून का पालन करने की अपील क्यों की। सरकार और पुलिस का पूरा तंत्र कुछ लोगों के आगे बौना नजर क्यों आया। पहले तो सरकार ने कोर्ट के आदेशों को हल्के में लिया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पहली बार 5 नवंबर को गैर जमानती वारंट जारी किया। राज्य पुलिस को आदेश हुआ अवमानना के मामले में संत रामपाल को 10 नवंबर को अदालत में पेश किया जाए। इसे हल्के में लेते हुए पुलिस प्रशासन ने रामपाल की गिरफ्तारी के लिए प्रयास नहीं किए। 8 नवंबर को पेशी से 2 दिन पहले प्रशासन ने औपचारिकताएं निभाई। रामपाल के निजी डॉक्टर से उनके स्वास्थ्य की रिपोर्ट ली और उस रिपोर्ट के आधार पर सरकारी डॉक्टरों से रिपोर्ट बनवाकर हाईकोर्ट में पेश कर दी। तो वहीं हाईकोर्ट ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। दूसरी ओर आश्रम शक्ति को समझने की सरकार ने गलती की। हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को प्रशासन की मेडिकल रिपोर्ट खारिज की, साथ ही आदेश दिए कि 17 नवंबर को रामपाल को हर सूरत में पेश किया जाए। इसके बाद पुलिस का पूरा फोकस आश्रम के आसपास अपनी ताकत बढ़ाने पर रहा। उन्होंने आश्रम को कमजोर करने पर कतई ध्यान नहीं दिया। नतीजा 13 नवंबर तक नए साधक और ब्लैक कैट कमांडो आश्रम में पहुंचते रहे। 14 नवंबर के बाद रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पुलिस सक्रिय दिखी, लेकिन पुलिस पहले एक्टिव हो जाती तो आश्रम में साधकों का जमावड़ा बढ़ने से रोका जा सकता था। इधर आश्रम को कमजोर करने में देरी क्यों हुई? जी हां, आश्रम का बिजली पानी काटने में आखिर देरी क्यों हुई? पेशी की तारीख 17 नवंबर से महज 3 दिन पहले आश्रम की बिजली पानी के कनेक्शन काटे गए। खाने पीने के सामान की सप्लाई बंद करने की देर में सूझी। तब तक आश्रम प्रबंधक कमेटी के सदस्य कई दिनों के राशन, जनरेटर के लिए डीजल और दूसरी जरूरी चीजों का स्टॉक कर चुके थे। अगर हाईकोर्ट की फटकार के तुरंत बाद पुलिस 10 नवंबर को ही इलाका सील कर देती, साथ ही आश्रम में बिजली पानी और दूसरी जरूरी चीजों की सप्लाई बंद कर देती, तो समर्थक वहां से निकलने को मजबूर हो जाते। जी हां, विवाद गहराने के बावजूद भाजपा सरकार का कोई शीर्ष नेता मध्यस्थता के लिए आगे नहीं आया। जिला प्रशासन ने ऐसे दूसरे संत महात्माओं की मदद लेने का प्रयास भी नहीं किया जो रामपाल के संपर्क वाले हों और जो उन पर प्रभाव रखते हों।
बहरहाल बरवाला में जिस तरह का बवाल देखने को मिला, इसने 12 जुलाई 2006 को रोहतक के कनौता आश्रम में बवाल की यादें ताजा कर दी। इस दौरान एक युवक की मौत भी हो गई थी। सवाल आज कई हैं, लेकिन जवाब देने को कोई तैयार नहीं। क्या सरकार ने कोर्ट के आदेशों को हल्के में लिया? क्या पुलिस रणनीति बनाने में फेल रही? क्यों सरकार ने आश्रम को कमजोर करने में देरी की? और क्यों सरकार ने मध्यस्थता करने की जहमत नहीं उठाई? पंकज रौतेला, खबर फास्ट। संत ने सरकार और प्रशासन की जिस तरह से सिरदर्दी की है, उसको लेकर यह आवाज हरियाणा से लेकर दिल्ली तक जा पहुंची। जंतर मंतर पर संत के समर्थकों का जमावड़ा लगा। तकरीबन 1000 से ज्यादा समर्थक वहां पर एकजुट हुए और उन्होंने संत को गिरफ्तार न करने की बात कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी सुनिए। आखिरकार आप लोग चाहते क्या हैं? मैं सतगुरु रामपाल के हम शिष्य हैं 12 साल से। हम लोग 2006 से हमारे साथ न्याय हो रहा है। हरियाणा की सरकार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनके चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारे पे बहुत अत्याचार किए हुए हैं, जिसके से हमारे झूठे मुकदमे गए। हम चाहते हैं उसकी सीबीआई जांच हो, जिससे कि सच और झूठ का पता चल सके समाज को कि कौन सही है और कौन गलत है। बाबा क्यों नहीं पेश होना चाह रहे हैं? आखिर क्या ये वजह है कि वो आश्रम में रहते हुए गायब हो जाते हैं और किसी को खबर नहीं लगती है? महाराज जी बीमारी की वजह से ही पेश नहीं हुए। महाराज ने 2006 से और आज तक हमेशा न्यायपालिका का साथ दिया है, हमेशा न्याय का साथ दिया है और हमेशा जनता की भलाई के लिए कार्य किए हैं। पिछले साल भी 2013 को 12 मई 2013 को आर्य समाज ने अल्टीमेटम देकर के हमारे आश्रम पे झगड़ा किया था। क्या न्याय चाहती हैं आप लोग? हम हमारे परमात्मा के जो झूठे मुकदमे केस लगाए गए हैं उनको वापस सरकार से अनुरोध करते हैं कि वो सभी वापस लिए जाएं। सबसे बड़ा सवाल है वो एक परमात्मा कैसे हैं? वो तो एक आम इंसान है। हाँ, जो वो इंसान जो मानते हैं, हम उन्हें परमात्मा मानते हैं, उनके लिए हम ये न्याय मांगना चाहते हैं कि उस केस की सीबीआई जांच कराई जाए। अगर वो झूठे केस हैं तो उनको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए और हमें न्याय मिले। ऐसी क्या वजह थी कि बाबा रामपाल को अपने घर से भागना पड़ा? आश्रम की बिजली पानी काट दी गई, वहाँ पे खाना पीना बंद कर दिया गया, वहाँ पे दवाइयाँ बंद कर दी गई। परमात्मा बीमार है, बीमार को दवाई की जरूरत होती है। जब हमारे परमात्मा के घर में जाने वाले सभी दवाई खाना पीना सब बंद कर दिया गया, तो हमें परमात्मा को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। कहीं न कहीं ये जो तमाम समर्थक है चाहते हैं जल्द से जल्द बाबा को न्याय मिले, वरना वो यहाँ से नहीं उठेंगे। कैमरामैन रघु के साथ श्रावणी भूपति, खबर फास्ट। चलिए, ये दिल्ली के जंतर मंतर का वो नजारा था जहां पर संत समर्थक जुटे। और इधर पुलिस क्या कहती है, डीजीपी क्या कह रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कहते हैं, वो सुनिए। उसके बाद एक मजबूत पैनल मेरे साथ जुड़ेगा और उसके साथ एक मजबूत चर्चा होगी इस पूरे मुद्दे पर। पुलिस को यह भी इतला थी कि आश्रम में काफी मात्रा में पेट्रोल बम, एसिड के पाउचेज, रोड़े पत्थर, लाठी डंडा, पुलिस और आर्मी के कुछ रिटायर्ड लोग और उनके द्वारा प्रशिक्षित किए हुए जवान तथा हथियार भी उपलब्ध हैं। हथियारों में परसों रात को 2 व्यक्ति पकड़े गए थे जिनसे 10 कारतूस बरामद हुए थे। उन्होंने बताया था कि उनका लाइसेंसी वेपन बाबा ने रखवाया हुआ है और इसी प्रकार काफी लोगों के लाइसेंसी वेपन वहां पर रखवाए हुए हैं। क्योंकि लाइसेंसी वेपन को लेकर चलने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो काफी लोग वहां हथियारों के साथ थे और हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ अवैध हथियार वाले भी थे। आज जब पुलिस वहां पर पहुंची तो 50 के लगभग युवकों ने अपने ऊपर डीजल डालकर वो आश्रम की सड़क पर बैठ गए। आपको याद होगा कल भी 5-7 ने इस प्रकार की कोशिश की थी, मीडिया ने उसको दिखाया था और उनमें से 2 ने अपने हाथों में जलती हुई मशालें भी ली। इसके बाद उन्होंने पुलिस को ललकारा कि हम अपने आप को सेल्फ इमोलेट करेंगे और आपसे कुछ हो सकता है तो कर लीजिए, हम बाबा को नहीं पकड़ने देंगे। इसी वक्त उनके कमांडो भी वहां पर आ गए थे और वो भी पुलिस को ललकार रहे थे। इन लोगों इस हालत में पुलिस ने पानी की बौछार की, वाटर कैनन का प्रयोग किया। इनमें से किसी भी व्यक्ति को अपने को आग नहीं लगाने दी गई, लेकिन इसके बाद इन लोगों ने पुलिस के ऊपर लाठी पत्थर से अटैक करना शुरू कर दिया और एसिड पाउचेज और पेट्रोल बम्स का उपयोग भी शुरू हो गया। पुलिस ने टीयर गैस का यूज किया है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया है,
पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया है और मैं बताना चाहता हूं कि लगभग 10 बसों में भर के उन महिलाओं और बच्चों को वहां से निकाल के सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसके पश्चात चारों तरफ से आश्रम के जो अनुयायी थे उन्होंने इस प्रकार का वो जारी रखा और आश्रम की तरफ से गोली भी चलाई गई। मैं बताना चाहता हूं कि 105 पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं, जिसमें से 9 को गन इंजरी है, 2 को बुलेट इंजरी है कम से कम, और 1 हमारे एसएचओ की गर्दन में गोली लगी है। इसके अतिरिक्त कुछ पत्रकार बंधुओं को चोटें लगने का पता लगा है। हिसार में उनमें से 1 दाखिल हैं, कुछ अग्रोहा में हैं, जिनसे मिलने के लिए हमारे एडिशनल डीजी श्री मोहम्मद अकीब अभी वहां गए हुए हैं। देखिए, मैं अभी पूरी जानकारी करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून व्यवस्था कायम रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी। ये निंदनीय है कि पत्रकार तो किसी एक पक्ष के नहीं होते। समय के अनुसार कोई ना कोई हर बारी, चाहे वो सिरसा के डेरे का मामला था, चाहे यहाँ का था, आपस में बैठकर और रास्ता निकाला। चलिए, जिस तरीके से आश्रम आज रणभूमि बना उस पर आज चर्चा करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या चीजें थी, क्या गलतियां सरकार ने की, क्या संत अपने आप ही इस तरह से इतने पावरफुल हो गए, इतना शक्तिशाली हो गया, उन तमाम चीजों पर आज बात होगी। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। राजबाला जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ी है, मंजिल पालीवाल जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीरेंद्र फोगाट जी वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही स्वामी विश्वानंद जी मेरे साथ जुड़े हैं, धर्म गुरु हैं, और शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हैं, बलराम शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। राजबाला जी, सबसे पहला सवाल आप ही से, आपकी सरकार है, जिस तरह से स्थिति बनी है, ये स्थिति आज ऐसे क्यों बनी? देखिए, वैसे तो ये जो स्थिति बनी है, ये पूरा का पूरा मुद्दा ही हमारे सरकार से पहले की सरकार, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब मुख्यमंत्री थे, ये उस समय से 2006 से चला हुआ बहुत लंबा किस्सा है, जो कि इन्होंने बिगाड़ के पूरी तरीके से खराब करके रखा हुआ है इसको। आपने क्या किया आज? हमने थोड़ा सा, जिसको आप ढिलाई कह रहे हो, क्योंकि आपको 2013 की मई का भी कांड आपको याद होगा कि हमारे अनेक प्रशासन के डीएसपी, हमारे तहसीलदार प्रमोद चहल जी बुरी तरीके से घायल हुए थे। और करोथा में ये हुआ 2006 में, करोथा में क्या हुआ था, आर्य समाज का एक कार्यकर्ता शहीद हुआ था। ठीक है, लेकिन आज स्थिति आज क्या हो रहा है राजबाला जी? हम ये नहीं चाहते थे कि वही दोबारा से दोहराया जाए, और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से ये बातचीत आपने नहीं की, गलत है आप यहाँ। देखिए, वो आपको लगता है कि हमने बातचीत नहीं की, लेकिन केवल खट्टर साहब ने एक बार ये अपील की थी समर्थकों से कि शांतिपूर्वक तरीके से उन्हें कोर्ट में पेश करने दीजिए। केवल एक बार किसी भी बड़े नेता ने, किसी भी नेता ने आपके मध्यस्थता करने की कोशिश नहीं की। देखिए, अगर आपके पास, मीडिया के पास उसकी पूरी जानकारी नहीं है, और सभी चीजों की जानकारी मीडिया क्या आप मध्यस्थता करने में, अगर आप बोलती आपने किए हैं, आप नाकाम रही आप? देखिए, हाँ, कहीं ना कहीं अभी हम उनको मना नहीं पाए, क्योंकि समर्थक जिस तरीके से उन्होंने एक पूरा भ्रम सा फैला रखा है कि जिस तरीके से वो इंसान नहीं, उनको भगवान, एक संत नहीं, भगवान के रूप में देखने लगे हैं। हाँ। ऐसे स्थिति में लोगों की जो साइकोलॉजिकल, उनके साथ उन्होंने अपनी एक ताकत इकट्ठी की है, अपना एक पूरा सिस्टम बनाया है। और ये सिस्टम कैसे बना? आपका सिस्टम उनके सिस्टम से कमजोर है राजबाला जी? देखिए, पूरा सरकार ने इनको पूरी ताकत दी है। नहीं तो 2006 में जिस तरीके से करोथा में कांड हुआ था, 2013 में फिर से कांड हुआ था, उसके बावजूद ये स्थापित नहीं होते, और बरवाला में फिर से इतना बड़ा आश्रम और इतने समर्थक कभी भी नहीं होते, क्योंकि अभी तक वो जेल के अंदर होते। ठीक है, आपने क्या किया? आप तभी विपक्ष में थी, आज आप सत्ता में हैं, आज आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बार इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोबारा ये घटनाक्रम नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें क्योंकि हम शांतिपूर्वक तरीके से चाहते हैं। ये शांतिपूर्वक तरीका तो नहीं है राजबाला जी। जिस तरीके से पुलिस ने आज लाठियां भाजी हैं, वहां पत्रकारों पर भी काफी लाठियां भाजी गई, कई लोग घायल इस दौरान हुए हैं। मीडिया कर्मियों को आखिर निशाना क्यों बनाया गया? देखिए, शांतिपूर्वक तरीके से हम काम करना चाहते हैं। ये आपकी शांति है? नहीं, शांति नहीं, शांति थी। कितने दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हमारे नेता उनसे भी बातचीत कर रहे थे, समर्थकों से भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन अगर हम उसमें सक्सेस नहीं हुए तो पुलिस कार्रवाई होगी, और इस बार के बाद दोबारा ये कांड। वीरेंद्र फोगाट जी, राजबाला जी कितनी सही हैं? देखिए, राजबाला जी ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से आई हैं तो डिफेंड करेंगी, लेकिन मैं 2-4 बातें बताना चाहता हूँ कि सरकार ने मध्यस्थता की कोई खास कोशिश नहीं की। अब राजबाला जी को हो सकता है कुछ जानकारी हो कि किन लोगों को वहां भेजा गया और किस तरह से बातचीत की, लेकिन मीडिया में
एक पत्रकार के नाते जो मुझे जानकारी है, या बलराम शर्मा भी शायद मेरी बात को जो है सहमत होंगे या एग्री करेंगे कि इस तरह का कोई प्रयास सरकार की तरफ से नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि इसमें कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने आदेश दिया उनको, ठीक है, तो कोर्ट के आदेश को लागू करवाना वो सरकार की जिम्मेवारी है। तो अब सरकार चाहे उनको प्यार से मनाती या तकरार से या किस तरह का इस्तेमाल करती, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस मामले में ये साफ दिखता है कि सरकार जो है इस मामले में नाकाम रही है। और जहां तक 2006 और 13 की बातें मैडम जी कर रही हैं, वो ठीक है, कांग्रेस सरकार में उसका कांग्रेस सरकार ने खामियाजा भी भुगता, ठीक है, लोग नाराज भी हुए होंगे और यहां से उनका आश्रम करोथा बंद कर दिया गया और उन्होंने बरवाला में जाके आश्रम अपना बना लिया, ठीक है। लेकिन इस मामले में हम पिछली सरकारों को दोष देके आज की सरकार की कमियों नहीं को झाड़ सकते, मतलब जो है हम बचा नहीं सकते, पल्ला नहीं झाड़ सकते। सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति बनती है और कानून और व्यवस्था लागू करवाना ये सरकार का परम कर्तव्य है। सरकार यहां चाहिए शब्द का प्रयोग नहीं कर सकती। देखिए, जैसे आपने बताया हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने ये अपील की, एक बार अपील की, ये ठीक है, लेकिन देखिए सरकार अपील कर सकती है। पहली बात, अगर अपील का असर नहीं होता है तो सरकार की जिम्मेवारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए या कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए वो जो है मदद करे। पुलिस भी है, प्रशासन भी है और मध्यस्थ कोई भी हो सकता था। देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रामदेव जी ने आंदोलन किया था दिल्ली में, काला धन के ऊपर, वो जंतर मंतर पर वहां बैठ गए थे रामलीला ग्राउंड में। तो कांग्रेस सरकार के 4 केंद्रीय मंत्री अगुवाई के लिए गए थे, उनसे बातचीत के लिए गए थे। अब वो चाहे वो ड्रामा था या कुछ भी था, लेकिन उस सरकार ने कोशिश की थी भाई किसी तरह रामदेव जी को मनाया जाए, ठीक, लेकिन वो नहीं माने। तो रात को दिल्ली पुलिस ने वहां जो बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की, उसकी सभी जगह निंदा हुई और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और अगर यहां भी हमारी जो मनोहर लाल सरकार है या भाजपा की सरकार है, अगर वो नाकाम होती है और आज जो हालात हैं, देखिए 12-15 पत्रकार लोग घायल हैं और पुलिस, हम वीडियो देख सकते हैं टीवी पे, आज के दिन कोई ऐसी चीज नहीं कि छुपी हुई बात है कि प्रिंट मीडिया में आएगा। लाइव वीडियोस हैं जहां पत्रकारों पे लाठियां मारी गई हैं और पुलिस ने मारी हैं, वो पुलिस वालों ने उन पर प्रहार किए, चोट भी लगी काफी लोगों को। तो ये बहुत, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सरकार यहाँ या पुलिस क्या चाहती थी पत्रकारों को पीछे। बलराम शर्मा जी, आखिर क्यों पत्रकारों को निशाना बनाया गया? क्या पुलिस ये चाहती थी कि जो वहां पे घटनाएं घट रही हैं, जो लाठीचार्ज हो रहा है, जो लाठियां भाजी जा रही हैं, वो मीडिया के कैमरे में कैद ना हो, उसको निशाना इसलिए बनाया गया? देखिए, क्या है कि 12 जुलाई 2006 को करोथा कांड के दौरान भी मीडिया को ही निशाना बनाया गया था और उस दौरान भी कई मीडिया कर्मी घायल हुए थे। आज भी वही पोजीशन है, कई मीडिया कर्मी घायल हुए हैं। हाँ। पुलिस इसका जो काम होता है उसकी तरफ ध्यान न देकर मीडिया के पीछे लग जाती है, जो कि निंदनीय है। बिल्कुल सही बात। सच्चाई तो ये है, अगर पुलिस चाहती, क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, रामपाल जी के समर्थक में सैकड़ों पुलिसकर्मी हैं जो ड्रेस में है और उनके समर्थक हैं। उनके समर्थक हो सकता है, कई रिटायर्ड पुलिसकर्मी भी हैं, कई रिटायर्ड कमांडो भी हैं, कई रिटायर्ड कमांडो भी है। हाँ। कई पुलिसकर्मी जो मौजूद वर्तमान उसमें है, सरकार के दौरान सर्विस भी करे हैं, लेकिन उनके समर्थक हैं। तो इन पर कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगती का आरोप अगर लगा दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, अगर पुलिस चाहती तो जो ही कोर्ट ने आदेश दिए थे उनको गिरफ्तार करने के, तो आज एक जगह पे 25-25, 30-30, 100 आदमी इकट्ठे होकर जा रहे हैं। क्या सीआईडी कहाँ थी हमारी? कहाँ थी कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था केवल मुख्य दर्शक बनी हुई थी, मुंह और पुलिस के सहयोग के बगैर कुछ नहीं किया गया। पुलिस के सहयोग के बगैर इतनी भीड़ इकट्ठी हो ही नहीं सकती। जो लोग हथियार बंद खड़े हुए हैं, पुलिस ने पूछना चाहिए कहां से लाइसेंस है इनके, कहां से गन ली है, और उनके एक अपराधी को संरक्षण देने के आरोप में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सरकार तो अनजान है, सरकार को तो मालूम ही नहीं है अंदर कितने लोग हैं और वो लोग हैं कौन। नहीं, सरकार के वैसे एक सीआईडी महकमा होता है, हरियाणा गवर्नमेंट के पास एक सीआईडी महकमा होता है, ठीक है। उसकी सीआईडी पे पूरी एक आदमी कहीं भी, कोई भी राजनेता या पॉलिटिशियन कहीं से नहीं। आप इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? आप सरकार को जिम्मेदार मानते हैं या पुलिस को? मैं पुलिस प्रशासन को, सीआईडी को इसमें पूरी तरह से जिम्मेवार। लेकिन सरकार ज्यादा जिम्मेदार लगती है मेरे को। सरकार ज्यादा इसलिए जिम्मेवार नहीं, सरकार, नई सरकार, भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है, तो इसका क्या मतलब है? शर्मा जी नई बात सत्ता में आई है तो कुछ नहीं जानती। सुनिए, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, लेकिन बात यह कि सरकार को अभी तक प्रदेश में सिस्टम समझ में नहीं आया है। प्रदेश का सिस्टम समझ में नहीं आया, जो कानून व्यवस्था का सिस्टम अभी तक समझ में नहीं आया है। अगर ये समझदार होते या समझ चुके होते तो आज ये बरवाड़ा में ये कांड नहीं होता। फोगाड़ी जल्दी से इस पर रिएक्शन दीजिएगा। मैं एक छोटी सी बात, एक मिनट और लेता हूं। जो राजबाला जी ने कहा
कि हम शांतिपूर्वक ढंग से निपटाना चाहते थे। हाँ। लेकिन आज वो शांतिपूर्वक ढंग से निपटाने वाली बात कहाँ चली गई? ये बातें 10 दिन पहले भी हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, ये बवाल ही नहीं होता, पब्लिक और आम जनता परेशान नहीं होती। अगर ये घटना 10 दिन पहले की जाती तो शायद इतना लोगों को, और जितना हर्जाना है लगभग 6 करोड़ के करीब सर इसमें खर्चा आ चुका है। हाँ, एक अपराधी को गिरफ्तार कर, एक अपराधी को, वो भी अभी तक गिरफ्त से बाहर है, गिरफ्त से बाहर है। फोगाट जी, देखिए छोटी सी बात, में शर्मा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। इन्होंने जो बात कही है मैं थोड़ा सा और जोड़ना चाहता हूं। देखिए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव सारे मामले पे नजर रखे हुए हैं, और जैसा भाई साहब ने बताया कि सीआईडी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आखिर इंटेलिजेंस है कहां? तो ये नहीं है ना, इसका यूज, इसका इस्तेमाल तो सरकार कराएगी। ये देखिए इसमें कहीं ना कहीं सरकार कहेगी कि एक्टिव रहिए आप लोग। मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकार की कहीं ना कहीं ये कमी रही है, या सरकार इस सरकार जो है इस मामले की संवेदनशीलता को या तो समझ नहीं पाई, या जानबूझ के ऐसा किया गया, पहले करोथा में भी हुआ था। हाँ। तो सरकार अगर चाहती थोड़ा सा पहले इनिशिएटिव लेती, हाँ। तो आज की शायद इतनी हिंसा ना होती। जैसे भाई साहब ने सारी बातें बताई, भाई हथियार इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए? उस पे भी आ रहा हूं, कैसे इतने बड़े हथियार पहुंच गए। मंजुल पालीवाल जी, यहाँ पर वोट बैंक खिसकने का जो डर है, जितने समर्थक बाबा के हैं, अगर कहीं ना कहीं बाबा पर हम उंगली उठाते हैं, बाबा के गिरबान में हाथ डालते हैं, तो जितने समर्थक हैं उनके वोट जो है हमसे खिसक जाएंगे। देखिए ये दुर्भाग्य है कि मैं पहले भी बहुत बार हमने डिबेट में डिस्कस किया है कि हमारे यहाँ हर चीज़ राजनीति में आके ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल, लेकिन उसका खामियाजा कितना बुरा भुगतना पड़ता है आम जनमानस को। आज आप देखिए कितने सारे लोग घायल हैं, पत्रकार घायल हैं, एक व्यवस्था पंगु है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये मसला जा चुका है। ये भी कितनी छोटी बात थी, जैसे ही कोर्ट ने आपसे कहा था भाई उनको पेश करो, आपने तुरंत उस समय पुलिस तंत्र को एकदम सक्रिय होना था। जो आज आपने 3 दिन पहले काटे 14 तारीख को पानी का और ये सब चीजें, वो उसी दिन करनी थी। हाँ। और इसमें आप ये मत कहें कि उस दिन की नौबत नहीं आती वहाँ, क्योंकि उस दिन 1000 आदमी भी इकट्ठे नहीं थे। आज यहाँ मीडिया वाले और सभी साथी दिखा रहे 2 लाख के करीब आदमी, 1000 आदमी, ये परिस्थितियां बनाई गई हैं, बनने दिया गया। मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार कोई भी हो, भाजपा की हो कांग्रेस की हो, जब 2006 में घटना घट चुकी थी, एक करौथा कांड हो चुका था, तो फिर आपने ये तैयारी क्यों की कि बरवाला को आपने विकसित होने दिया इतने बड़े स्तर पे? बिल्कुल, वहां पर चूक सरकार की। आप ये मत कहो किसकी सरकार, किसकी सरकार, सरकार की चूक रही है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। मैं किसी को एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। जब एक बार एक कांड हो चुका है, एक बार वहां पर जान चाहे एक व्यक्ति की जाए या 10 की जाए, जान गई थी करौथा में, उसके बाद एक व्यक्ति जो नकारात्मक आध्यात्मिकता के लिए, स्वामी जी गलत शब्द तो नहीं, नहीं आ रहा, आध्यात्मिकता के लिए जो कुख्यात हो चुका, मैं यही कहूंगा करौथा कांड के बाद। हमारे रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि संत हृदय नवनीत समाना। संत वो होता है जिसका हृदय मक्खन के समान हो। एक व्यक्ति या एक संत जिसके समर्थक मर रहे हैं या भूखे हैं या उनके बच्चे वहां पर बिल्कुल बंधक बने हुए हैं, तो उसका हृदय कैसे नहीं पसीज रहा? एक तो उनके पार्ट पे गलती, दूसरी गलती हमारी सरकार पे, जिसपे मैं बात कर रहा था कि आप करौथा कांड होने देते हो और उसके बाद एक पूरे तंत्र को, इसका मतलब आपको तो मर्ज बढ़ाने में मजा आता है। मतलब हमारे जो राजनीतिक हैं, पार्टी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, कोई भी हो, उसमें भिंडरवाला को भी बढ़ाया गया, एक चरम पे आप लेके जाते हो, फिर उनको आप नष्ट करते हो। आप देखो करौथा कांड से लेकर 2006 से 2014 तक आपने बरवाला को करौथा से भी बड़ा विकसित होने दिया, एक किला बना दिया आपने वहां पे। फिर जिस दिन कोर्ट ने आपसे कहा कि भाई उनको पेश करो, आपने वहां पर आप जैसे कहा हमारे भाई साहब ने, शर्मा जी ने, फोगाट जी ने, मैं तो मानता हूं ये टोटली, मतलब एक बच्चा भी अगर ऊपर बैठा हो शासन में या पुलिस में होता तो उसको भी ये पता होता है कि क्या हो रहा है, इसकी परिणति क्या होनी है। आपको पता था कि एक बार कांड हो चुका है, और हमारे यहाँ आसाराम बापू का भी कांड पता है आपको, बिल्कुल, तो उसके बावजूद भी आप बार बार अपने सिस्टम को विश्व में क्या दिखाना चाहते हो? 40,000 वहां पर पुलिस वाले हैं, और आपको अगर और अतीत में आप चले जाओ, 90-95 हजार जो पाकिस्तान की सेना का आत्मसमर्पण शायद 25,000 सैनिकों ने करवा दिया था। ठीक है, और ये तो कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं था। हाँ, लेकिन यहाँ फर्क इतना था कि यहाँ अपने लोग इच्छा शक्ति, मैं क्या कर रहा हूँ, इच्छा शक्ति नहीं थी, इससे पहले प्लानिंग नहीं थी, प्रॉपर प्लानिंग की कमी यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, मैं स्वामी जी से एक बार प्रतिक्रिया ले लूं। स्वामी जी, क्या कहाँ जा रहा है हमारा देश? कहाँ हम आज धर्म की बातें हमेशा करते हैं, जिस तरीके से संत ही इस तरह के काम करेंगे तो विश्वास जो है वो जरा धर्म से भी उठ जाता है, और जो महागुरु होते हैं, जो संत होते हैं, जो योग गुरु होते हैं, उनसे भी विश्वास जो है वो उठने लगता है। ये जिस समय ये व्यक्ति इस बीज को बो रहा था, उस समय यानी इसकी फसल एक तरह ऐसी बढ़ चुकी है, अब ऐसे भ्रमित कर दिया गया लोगों को, भगवान बन के, परमात्मा बन के, भोले भाले लोग। देखो आप, ये बेचारे
परमात्मा मान रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में वेदों से परंपरा चली है, हम आर्य ऋषियों की संतान हैं सब, और वेद भगवान कहते देव हो शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, रापस शांति। हाँ, वेदों ने भी यही सूत्र दिया, आगे ऋषियों ने भी, महात्मा बुद्ध हो, पतंजलि महाराज हो, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सन्निधे वैर त्यागः। भाई किसी भी एक चींटी को भी मारना एक बहुत बड़ा अपराध और दोष बताया है। हाँ, महात्मा बुद्ध ने करुणा का संदेश दिया। माने संतत्व तो क्या है? संत का मतलब जैसे संत पालीवाली जी कहते हैं, संत हृदय नो नीत समान। भाई हृदय वो है कि भाई वाणी से भी, एक बनारस में कहते एक बहुत बड़े विद्वान हुए, और ऐसे महान विद्वान हुए कि कोई व्यक्ति उनसे हार गया, पराजित हो गया। एक समय था हमारे यहाँ शास्त्रों में जो शास्त्रार्थ होता था, हाँ। तो वो हार गया वो व्यक्ति। उस व्यक्ति ने कसम खा ली कि मैं गंगा जी में मर जाऊंगा। तो महात्मा जी को मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति मरने वाला है। तो आज के बाद मैं लकड़ी रखे मुंह में और कभी बोलूंगा नहीं, मेरी वाणी से कोई मरने लगे क्या मतलब मेरे जीवन का। तो कहते उन्होंने कभी जीवन में बोला नहीं। कहने का मतलब मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी तरह से वाणी से कर्म से हमारी, कहने का मतलब जो महात्मा जी ये कर रहे हैं, इनको महात्मा और संतत्व तो नहीं, आप इन्हें महात्मा कहेंगे, आप इन्हें संत कहेंगे, आप भी एक धर्म गुरु हैं, आपको क्या लगता है ये संत हैं? नहीं, महात्मा हैं? संत। दूसरी बात, राम को, कृष्ण को, गुरु नानक देव जी को आज मैंने पढ़ा और कई बार मैं पहले भी सुन चुका हूं। भारत सरकार को, मैं राज्य सरकार नहीं, पिछली सरकार ने क्या किया, वर्तमान सरकार क्या कर रही, राजनीति प्रकरण इसमें नहीं बिल्कुल बनना चाहिए। स्वामी जी, भारत सरकार, एक मिनट, भारत सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए, सख्त नियम। ऐसे कोई भी सनातन धर्म के खिलाफ अगर जाता है, स्वामी जी मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए मेरे को रुकना पड़ा। ब्रेक के बाद आएंगे तो वापस जानेंगे आखिर स्वामियों पर बहुत सारी कृपाएं जो हैं वो सरकारें हमारी करती हैं। बाबा रामदेव को भी केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है, लेकिन इस ऐसे ही संत समाज पर आज सवालिया निशान भी उठ रहे हैं, उसमें से संत रामपाल भी एक हैं। ब्रेक के बाद बात होगी।